जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, ये कल वाला सवाल कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क था, पेज 775। तो वो रिवाइज करें जरा उस एडजस्टमेंट को। वैसे तो हो गया था ना सारा, जितना लोगों ने किया था भाई, ये होमवर्क किया करें। ये कितनी देर में हो जाता है ये? आधे घंटे में। आधे घंटे में साथ साथ पिछला लीज वगैरह रिवाइज और टर्म टेस्ट भी हो गया। जबरदस्त, सही चल रहे हैं आप लोग। अच्छा जी, पॉइंट नंबर डी। बैठ से आगे आ जाना, क्लास बच्चों को आने थे, 5 मिनट बाद बांटेंगे। मनुंडे हैं, समोसे हैं। अच्छा जी मोहतरम, अब मैंने आपको कहा था बात को आपने ना जरा तसल्ली से पढ़ा करना है। पॉइंट डी में आए, आपस के रिसीवेबल पेएबल। रिसीवेबल फ्रॉम पी एज पर बुक्स ऑफ एस। अच्छा ये ना रिसीवेबल किसकी बुक्स में आ रहा है? रिसीवेबल इन द बुक्स ऑफ एस। कितने रुपए? 1000। इसका मतलब है इसके रिसीवेबल कहां पड़े होंगे? यहां में। तो किस में कोई फिगर पड़ी हुई है? जरा बोलिएगा, किस में कोई फिगर पड़ी हुई है? 7000 में कोई फिगर पड़ी हुई है। डन? क्या गलत हो गया? उल्टा हो गया? अच्छा ठीक है, इन द बुक्स ऑफ एस। इन द बुक्स ऑफ एस 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 मादरत। अच्छा बोलें जी, रिसीवेबल इन द बुक्स ऑफ एस। किसकी बुक्स में रिसीवेबल पड़ा है? एस की बुक्स में रिसीवेबल पड़ा है। डन? अब आगे आ जाए। कितना पड़ा है वो छोड़े, कितना पड़ा है वो छोड़े। ओके आप पढ़ें जरा। पेबल एज पर बुक्स ऑफ पी। पेबल एज पर बुक्स ऑफ पी। किसकी बुक्स में पेबल है? पी की बुक्स में पेबल, यानी इसमें कुछ पड़ा है। डन? इसमें कुछ पड़ा है। अब पड़ा कितना है वो देख लेते हैं। अच्छा जी, रिसीवेबल फ्रॉम शोहर इन द बुक्स ऑफ बीबी। रिसीवेबल फ्रॉम शोहर इन द बुक्स ऑफ बीबी। इन द बुक्स ऑफ बीबी, जैसे कहते नहीं तुम मेरी बुक्स में क्या हो, इस तरह नहीं आप मेरी बुक्स में। तो रिसीवेबल फ्रॉम शोहर इन द बुक्स ऑफ बीबी। तो बीबी की बुक्स में शोहर की क्या वर्थ है जी? सॉरी कितना रिसीवेबल है जी? 1000। और शोहर की बुक्स में बीबी को कितना पेएबल है? पेएबल टू बीबी इन द बुक्स ऑफ शोहर। अब किसकी बुक्स में जाना पड़ेगा? शोहर की। किसके जूते पहनने पड़ेंगे? शोहर के। शोहर के जूते पहनने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा किसको पेएबल है? बीवी को। तो दोबारा पढ़ें इस फिक्रे को। पेएबल टू बीवी इन, एस को अगर आप इन करें तो बहुत आसान फील होगा। एस को अगर इन करें, पेएबल टू बीवी इन बुक्स ऑफ पी। जरा बुक्स ऑफ पी में मैंने आने डरते डरते, बुक्स ऑफ पी में आने मैंने, बुक्स ऑफ पी में। पेएबल टू बीवी इन द बुक्स ऑफ पी जी। पेएबल टू बीवी कितना इन द बुक्स ऑफ पी? 18,800। अच्छा जी, अब बोले जी रिसीवेबल कितने? 1000 और पेएबल कितने? 800। एंट्री बताएं क्या बनेगी? रिसीवेबल को पहले खत्म करें, बीवी को कहेंगे तूने, डेटर कर दो, हाँ डेटर का लफ्ज कर दो, जो लफ्ज यहां यूज हुआ है। रिसीवेबल को पहले खत्म करेंगे और फिर किसको खत्म करेंगे? क्रेडिटर को। और कितने से? बैलेंसिंग विल बी कैश इन ट्रांजिट। कितना? 200। ये एंट्री जरा कर लें इस पेज के ऊपर कहीं, ये इस तरह लिख के 1000 और 800। कितनों को इसी तरह घर में किया था वैसे? एंट्री जरा करते नहीं, ये एंट्री है ना आगे जाके फिर आगे रिवाइज होनी है ज्यादा। ओके चलें जी आगे। हाँ जी,
अच्छा जी आगे आए भाई, पूछ रहे हैं ए का पॉइंट नंबर 3। भाई ये 100% कल वाली बात है। IAS 38 में ना हमने 4 चीजें पढ़ी थी, कस्टमर लिस्ट, मेथड, पब्लिशिंग टाइटल भी था, पब्लिशिंग टाइटल, और चौथी चीज नहीं ब्रांड, गुडविल एक पांचवी चीज, गुडविल एक पांचवी चीज थी। गुडविल की तो इधर डिस्कशन बिल्कुल अलग है। वो जो 4 चीजें हमने पढ़ी थी, क्या? मेथड, पब्लिशिंग टाइटल, कस्टमर लिस्ट और ब्रांड। अगर ये 4 चीजें आ रही हैं, सब्सिडरी ने खुद बनाई हैं, इंटरनली जनरेट की हैं, तो ये 4 चीजें इंटरनली जनरेट होने की वजह से इंटेंजिबल नहीं है। अब कहते हैं सब्सिडरी ने अपनी किताबों में इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट 0 पे रखी हुई है, 0 पे रखी हुई है, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 4500। तो फेयर वैल्यू 4500 और बुक वैल्यू 0। फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू का डिफरेंस, रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना आ गया? 4500। चलें जी आज वाली क्लास शुरू करें। भाई ये सफ़े बांध दो। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्योंकि हमने सब्सिडरी को बाय करना होता है, इसलिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम इंटरनली जनरेटेड ब्रांड सब्सिडरी का वो भी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमारे लिए आप परचेज्ड है ये, क्योंकि हम सब्सिडरी को बाय करने लगे हैं। ओके अच्छा मोहतरम इधर देखें, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपने FR 1 के अंदर पढ़ी हुई है, उसके एक क्विक रिवीजन ले लें। मुझे बताएं, कंपनी प्रॉफिट कमाती रहती है, कमाती रहती है, कमाती रहती है, या बांटती भी है? बांटती भी है। अच्छा जी इधर आए, कोई एक कंपनी है, उसने 2011 के अंदर अपना कारोबार स्टार्ट किया, तो 2011 के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्न किया, 2011 के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्न किया, 2012 के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्न किया। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल आपने अर्न किया 10, इस साल आपने अर्न किया 6। यहां पे खड़े होके कैरी डाउन कितना होगा? 16। यहां पे खड़े होके कैरी डाउन कितना होगा? 16। इसको रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, कि हमने अपने पास रिटेन की हुई है, रखी हुई है, रिटेन्ड अर्निंग। तो व्हाट इज द रिटेन्ड अर्निंग ऑफ दिस कंपनी विच स्टार्टेड इन 2011 एज ऑन 31/12/12? रिटेन्ड अर्निंग 2 सालों की है इसकी 16। और ये ना रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, और इसकी खासियत अकाउंट रिडक्शन अकाउंट जैसी है, लेकिन अकाउंट रिडक्शन और इसका कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है। लेकिन समझने के लिए कभी कभी टीचर कह देते हैं कि जैसे डेप्रिसिएशन नहीं होती, पहले साल की डिडक्शन 10 रुपए, अगले साल की डिडक्शन 6 रुपए, तो अकाउंट रिडक्शन का कैरी डाउन जी 16 रुपए। तो अकाउंट रिडक्शन क्या लेके चल रहा होता है? वो सारे सालों की डिडक्शन लेके चल रहा होता है। 2 सवारियां इधर से बिठाई, फिर 2 सवारियां अगले साल बिठाई, फिर 2 सवारियां अगले साल बिठाई, उस सारी सवारियों को लेके चल रहा होता है। तो सिमिलरली रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट क्या लेके चल रहा होता है? सारे सालों की डेप्रिसिएशन लेके चल रहा होता है, या सारे सालों के प्रॉफिट लेके चल रहा होता है? तो व्हाट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एज ऑन 31/12/12? अच्छा, और अगली बात ये बता दें, क्या कंपनी कभी ये बांटेगी भी, या बस अपने पास ही रखी जाएगी? जाहिर बात है कंपनी बांटेगी भी। किनको बांटेगी? शेयर होल्डर्स को बांटेगी। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। आज के नोट्स के अंदर, किताब में ये सफा नहीं है, ऐसी जरा रिवीजन थी तो मैंने थोड़ी करवा दी। आज के नोट्स के अंदर एक सफा मौजूद है, रिवीजन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। The following information pertains to financial statements of Khatra Limited. It started business on 1 जनवरी 2000। ऑनलाइन वाले बस स्क्रीन की तरफ देखें। Started business on 1 जनवरी 2011 with share capital of rupees 200 million और 20 million shares of rupees 10 each. Profit after tax for the year ended 31 December 11 is 50 million. I'm talking about 11 और I'm talking about 2012। I'm still talking about 2011। So फिर इस लाइन से नीचे आपको देखने की जरूरत नहीं है। ओके बताएं जी, प्रॉफिट कितना आया? 50। ये 1 साल का प्रॉफिट है या कई सालों का? 1 साल का। फिलहाल किस साल का प्रॉफिट है? 2011 का। कितना? 50। अब 2 अकाउंट खुलेंगे,
कंपनी के केस में एक अकाउंट खुलेगा शेयर कैपिटल और दूसरा अकाउंट खुलेगा रिटेन अर्निंग। और वो कैसे ऑपरेट करेंगे? ये बिजनेस का कौन सा साल है? पहला साल है, इसलिए शेयर कैपिटल और अर्निंग नहीं थी हमारे पास। फिर हमने न्यू शेयर इशू किए जिसकी वजह से सरमाया 200 से बढ़ गया और फिर हमारा प्रॉफिट आया। प्रॉफिट आने की वजह से अर्निंग बढ़ी, सरमाया बढ़ा, अर्निंग बढ़ी, सरमाया बढ़ा। इधर अटेंटिव रहें, इधर। अर्निंग बढ़ी, सरमाया बढ़ा, अर्निंग बढ़ी, अर्निंग सब कैपिटल नहीं बढ़ा, अर्निंग बढ़ी। वैसे इन दोनों को इक्विटी कहते हैं, इक्विटी इन दोनों को कहते हैं, लेकिन अलग अलग इनको शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग। क्योंकि कभी कभी इन दोनों के दरमियान में ना ऐसे घुस के शेयर प्रीमियम भी बैठ जाता है। अच्छा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताएं कितना है? 50 प्लस करूं माइनस, अर्निंग बढ़ रही है कम हो रही है, प्लस आज तक का शेयर कैपिटल 200, आज तक की अर्निंग 50, इक्विटी 250। क्लियर? तो ये हो गई स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, क्या इक्विटी हमारे साल के शुरू में थी? क्या नया सरमाया आया? क्या बिजनेस ने अर्न किया? अच्छा यार, एक डिविडेंड होता है फाइनल डिविडेंड, एक डिविडेंड होता है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड क्या होता है ये जरा सुनिएगा। फाइनल डिविडेंड ये होता है कि 11 के प्रॉफिट्स जो है ना, इस दिन अकाउंटेंट रात को निकाल के नहीं जाता, क्योंकि 11 के प्रॉफिट दूध के ऊपर मलाई की तरह से उतारे नहीं जा सकते। 11 के प्रॉफिट जो है वो दही के ऊपर चीनी की तरह से खाए नहीं जा सकते। 11 के प्रॉफिट क्या होते हैं? 11 के प्रॉफिट ये होते हैं, तू कह रहे बिस्किट के ऊपर क्रीम की तरह से चूसे नहीं जा सकते, यार हद हो गई। अच्छा, जो 11 के और तू तेरा भी बचपन आया था, इधर देख। 11 के जो प्रॉफिट हैं, 11 के प्रॉफिट, वो 11 के प्रॉफिट हजरात, 11 के प्रॉफिट 11 में फाइनल नहीं हो सकते, क्योंकि डेप्रिसिएशंस निकालनी होती हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं, प्रोविजंस कैलकुलेट करनी होती हैं, करंट डेफर्ड टैक्स की वर्किंग्स करनी होती हैं। इतने सारे काम कंपनी लेवल पे करने होते हैं, वो मुश्किल है। इसलिए कंपनीज कर भी लें जनवरी में प्रॉफिट्स फाइनल, तो जनवरी में ऑडिटर्स आते हैं, फिर चेक करते हैं, तो फरवरी मार्च में कहीं जाके कंपनीज अपने प्रॉफिट्स फाइनल करती हैं कि यहां पे खड़े होकर कंपनी बताती हैं कि हमने पिछले साल में कितना कमाया, और इस साल की अर्निंग्स इस साल बांटी जाती हैं। थोड़ा वेट करके, इस साल की अर्निंग इस साल, और जब इस साल की अर्निंग इस साल बांटी जाती हैं तो यहां पे लफ्ज पता है क्या यूज होता है? फाइनल डिविडेंड ऑफ 11। फाइनल डिविडेंड ऑफ 11। तो बताएं डिविडेंड 2011 का किस साल में बांटा जाता है? 2012 में। किस साल का डिविडेंड? 11 का। अभी इंटरिम के लफ्ज आपने पढ़ा होगा, उसको मैं भी डिस्कस नहीं करा, फिर कभी करेंगे। 11 का डिविडेंड फाइनली किस साल बांटा जाता है? 12 में। तो इक्विटी को ये डिविडेंड खा जाता है। जैसे प्रॉफिट इक्विटी को या अर्निंग को, प्रॉफिट अर्निंग को बढ़ा देते हैं, तो डिविडेंड अर्निंग को कम कर देता है। डिविडेंड का मतलब है शेयर होल्डर्स ड्रॉइंग कर रहे हैं, घर पैसे लेके जा रहे हैं। ओके, अगला साल, अब आपने मुझे हेल्प करनी है। अगले साल की स्टेटमेंट, होमवर्क को भी मिटा देता हूं मैं इधर से फिलहाल। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड, नहीं यार छोड़ें, आप ना पहले मुझे ओपनिंग्स लिखवा दें। पहले ऐसा करें, मुझे ओपनिंग लिखवा दें, फिर मैं, ओपनिंग का मतलब होता है 1 जनवरी 12। अब मैंने अगला साल शुरू कर दिया, तो ओपनिंग फिगर्स आपको जुबानी याद होंगी। पिछले साल का कैपिटल, पिछले साल तक की अर्निंग, वो तो पिछला पहला साल था, उसकी अर्निंग भी 50 थी, उस वक्त तक की अर्निंग भी 50 थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया 2012 में? 30। और फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया हमने 11 का। फाइनल डिविडेंड किसका डिक्लेयर किया? 11 का। कितने परसेंट? 10%। तो फाइनल डिविडेंड जो 11 का दिया है वो किस साल दिया? तो फिर रिकॉर्ड भी किस साल होगा? 12 में। तो अब एक बात पक्की ठक्की है, आपको हमेशा के लिए पता है, 11 का फाइनल डिविडेंड 12 में दिया जाता है। बोले, का फाइनल डिविडेंड 12 में दिया जाता है, तो फिर रिकॉर्ड भी कब होगा? 12 में। यहां कोई एक्रूवल कॉन्सेप्ट नहीं है। आप कहेंगे कमाया पिछले साल, इस ये यहां एक कंफ्यूजन बच्चों के जहन में आती है कि कोई एक्रूवल या मैचिंग कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करें। नहीं मोहतरम, इसका जवाब IAS 37 में आपको दिया जाएगा। IAS 37 में इस बात का जवाब दिया जाएगा। तो फिलहाल जो आपने FR1 में पढ़ा हुआ है उसी पे रहते हैं। 11 का डिविडेंड फाइनल किस साल बांटा जाता है? 12 में। अच्छा, एक सवाल अब आपसे है, डिविडेंड की परसेंटेज किसके ऊपर अप्लाई होती है? अब बच्चे ये समझते हैं डिविडेंड प्रॉफिट्स में से बांटा जाता है, तो परसेंटेज भी डिविडेंड की प्रॉफिट्स पे अप्लाई होती है। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। डिविडेंड की परसेंटेज याद रखिएगा हमेशा अप्लाई होती है शेयर कैपिटल में। इसमें शेयर होल्डर ये पूछते हैं कि हम घर से इतना लाए हैं,
बताओ इस पे कितने परसेंट आपको मार्केट दे रहे हो हमें, तो इसलिए डिविडेंड की परसेंटेज लिख लें, शेयर कैपिटल पे अप्लाई होती है, शायद आपको पता होगा F1 में भी डिविडेंड की परसेंटेज शेयर कैपिटल पे अप्लाई होती है। डिविडेंड परसेंटेज इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन शेयर कैपिटल। डिविडेंड परसेंटेज इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन शेयर कैपिटल। ओके, पढ़ें जी। बता दें इस साल प्रॉफिट कितना आया 34, और इस साल का डिविडेंड, इस साल में पिछले साल का डिविडेंड कितना दिया 10%, लेकिन रिकॉर्ड इस साल करेंगे तो डिविडेंड पहले रिकॉर्ड करवा दें। डिविडेंड शेयर कैपिटल कितने 200 का 10% 20। एक बार याद रखिएगा यार, कभी भी डिविडेंड अनाउंस हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने शेयर कैपिटल को काम कर देना है, असल में लाइट जाती है असल में। अच्छा जी, तो 200 का 10% कितना आ गया 20। ये गलती है, ये ब्लंडर है। शेयर कैपिटल को अब आपने कम नहीं करना, किसको बांटा जाना है, लेकिन परसेंटेज किस पे लगानी है हमेशा, शेयर कैपिटल पे। ओके चलें जी, अर्निंग कितनी थी 50, कितनी बांट दी 20। अच्छा इस साल भी कोई कमाई 12 में, कितनी कमाई 34, 200 आ गया और ये 64। तो इट वाज ऑल अबाउट रिवीजन। आज का सवाल शुरू करें जी। पेज नंबर 777, पेज नंबर 778। द फॉलोइंग समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर्टेन्स टू अल्फा लिमिटेड। हाँ जी, क्या ना हो, हाँ ना दे, बिल्कुल अपने कैपिटल में से नहीं दे सकते। द फॉलोइंग समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर्टेन्स टू अल्फा लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी डेल्टा लिमिटेड। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट, कितने शेयर्स बाय किए हुए हमने डीएल के 2 मिलियन। शायद मैंने आपको कहा था कि आपकी नजर फौरन यहां जानी चाहिए जैसे ही ये लाइन पढ़े। देखिएगा इधर, पेरेंट ने सब्सिडरी को 340 में खरीदा, सऊदी किंग को 340 की पेमेंट की। ये पेमेंट जो सऊदी किंग को 340 की तो हमने कितने शेयर्स सब्सिडरी के बाय किए 2 मिलियन। सब्सिडरी के टोटल शेयर्स कितने हैं वो बता दें कितने हैं। 250 को डिवाइड करेंगे 100 से, 2.5 मिलियन शेयर। 2.5 टोटल शेयर्स हैं किसके, सब्सिडरी। 2.5 टोटल शेयर्स हैं सब्सिडरी के, उसमें से हमने कितने बाय कर लिए 2 मिलियन। तो बता दें 2 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 100 इज इक्वल टू, इसका मतलब है पेरेंट ने सब्सिडरी को कितने परसेंट बाय कर लिया है 80% बाय कर लिया। चलें जी, पेरेंट हैज बॉट 80% ऑफ सब्सिडरी, पेड टू सऊदी किंग ऑन नीचे सवाल में पहले लाइन देखिए, बताएं ऑन यकम जुलाई 13, ऑन यकम जुलाई 13। ओके ठीक है, सारी फिगर्स उतार लें, फिर सवाल नीचे पढ़ लेते हैं। फिगर जरा जल्दी उतारा करें। एज ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 460 एंड 200। इन्वेस्टमेंट 340। जल्दी साथ साथ मेरे से पहले नोट कर लें। लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड टू, ये मैंने वो पिछली क्लास वाली एक एडजस्टमेंट डाल दी है रिवीजन के लिए। लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड टू डीएल
इसको मैं क्या लिखूं आसानी के लिए? लोन रिसीवेबल फ्रॉम इन द बुक्स ऑफ पेरेंट। एक दफा नजर मार लें दोबारा। 340 क्या है? लोन ग्रांटेड, नहीं 30 क्या है? लोन ग्रांटेड टू सब्सिडरी। तो जो लोन दिया जाता है वो रिसीवेबल्स में नजर आता है, तो इसलिए लिख लें लोन रिसीवेबल फ्रॉम एस इन द बुक्स ऑफ, बोलें पेरेंट। लोन रिसीवेबल फ्रॉम एस इन द बुक्स ऑफ पेरेंट 30। अभी नीचे नजर ना मारे कितना पड़ा, 30 को एज इट इज लिख लें पहले। लोन रिसीवेबल। अच्छा इधर ना कोई इंटेंजिबल भी नहीं आ जाता है, गुडविल भी आ जाती है, और लोन रिसीवेबल फिलहाल लिख लें 30। करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, और एसेट्स में लाइबिलिटीज भी है। एसेट 595 400, $595 और 400। शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग, वर्किंग 3 वर्किंग 2, 600 250 शेयर कैपिटल। $325 230। आज खुला खुला नोट करते हैं क्योंकि कैपिटल रिजर्व्स नहीं है जी। कितना? वर्किंग जी, लॉन्ग टर्म लोन 200 और 30। अच्छा ये देखें, पेरेंट ने सब्सिडरी को लोन दिया हुआ है, ये एडजस्टमेंट समझनी पड़ेगी भाई। इधर देखें, पेरेंट ने सब्सिडरी को लोन दिया हुआ है, सब्सिडरी कह रही है हाँ मैंने तुम्हें इतने ही वापस करने हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पेरेंट ने भी सब्सिडरी से लोन लिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। क्लियर? ये थोड़ा सा ना जरा समझने की कोशिश करें कि जिस तरह आप मैच नहीं करते थे बचपन में जी, ये पढ़ा हुआ है लेकिन ये कुछ नहीं है। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? क्रोमोसोम माइक्रोस्कोप। अच्छा तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये दूसरी वाली लाइन में रिमूव कर दूंगा, पहली वाली लाइन मेरे सामने रहे। वो कह रहे हैं मैंने लोन ग्रांट किया हुआ है, तो ये कह रही होगी मैंने लोन लिया हुआ है। लोन पेएबल टू पी, लेकिन फिलहाल इसको लिख देते हैं, 200 जमा 30। नेक्स्ट करंट लायबिलिटीज 300 जमा 90। जी बिल्कुल। असल में ऑनलाइन वाले एक भाई की आवाज आई थी, ना छींक थी ना क्या कहते हैं खांसी थी, पता नहीं क्या था। रिलैक्स हो रहे थे, अंगड़ाई ले रहा था भाई। ओके, क्या कहते हैं अंगड़ाई को अंग्रेजी में? जॉन? नहीं वो अंगड़ाई पूछ रहा हूँ, आप जमाई बता रहे हो। अच्छा नहीं लेते अंग्रेज, ठीक है। पॉइंट 1, पेरेंट ने एक्वायर किए इन्वेस्टमेंट इन डीएल ऑन जकम जुलाई 13। कितने साल पहले? 1 साल पहले। पहले तो कैमरा कर दो जरा, ऑनलाइन वाले जरा पॉज करके कुछ नोट करना तो कर लें उधर से, बस ले आओ वापस। अच्छा, एल ने एक्वायर किया इन्वेस्टमेंट इन डीएल ऑन जकम जुलाई 13। कितने साल पहले? 1 साल पहले। प्रॉफिट अर्न्ड बाय सब्सिडरी फॉर द ईयर एंडेड, हमारा साल इज 85 मिलियन,
सब्सिडरी पेड फाइनल डिविडेंड एट 10% फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 13 इन अगस्त 2013। अच्छा, अब आप ऐसा करें, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आप कोशिश करें ये फिगर निकालने की। प्री रिटेन अर्निंग निकालें, 1-1.5 मिनट लगेगा। एक फॉर्मेट सा जहन में रख लें ताकि आपको रिवर्स वर्किंग आसान हो करनी। एक फॉर्मेट सा जहन में रख लें, आज खतरा लिमिटेड वाला जो दूसरा साल था, एक फॉर्मेट सा जहन में रख लें ताकि आपको वर्किंग करनी आसान हो। मिसिंग फिगर है ना, आज मिसिंग फिगर है एक। अच्छा जी, आज आप सबसे पहली बात सवाल पे ये लिखें पॉइंट 1 के साथ कि सब्सिडरी की एक्विजिशन डेट रिटेन्ड अर्निंग, सब्सिडरी एक्विजिशन डेट रिटेन्ड अर्निंग मिसिंग, सब्सिडरी एक्विजिशन डेट रिटेन्ड अर्निंग मिसिंग। आज सवाल में मसला है सब्सिडरीज एक्विजिशन डेट रिटेन्ड अर्निंग मिसिंग। सब्सिडरी की एक्विजिशन डेट की रिटेन्ड अर्निंग मिसिंग है, जिससे हमने सब्सिडरी को खरीदा है, हमें नहीं पता चल रहा उसकी रिटेन्ड अर्निंग कितनी है। सवाल बनाने वाले ने वाज़े तौर पे हमें ये रिटेन्ड अर्निंग नहीं दी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो स्टेटमेंट चेंज इक्विटी का फॉर्मेट होता है, अगर आप 12 की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बना रहे हैं ना, तो देखें करेंगे क्या, यकम जनवरी 12 से शुरू करेंगे और 31/12/12 को क्लोजिंग डालेंगे, डन। अगर आप 31/12/12 की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी बना रहे हैं तो क्या करेंगे, यकम जनवरी 12 से शुरू करेंगे, 31/12/12 पे खत्म करेंगे, और इसके दरमियान में हमारे साल का प्रॉफिट आएगा और इसके दरमियान में एक बिल्ली आके फिट होगी, पिछले साल का डिविडेंड, पिछले साल का डिविडेंड जो अनाउंस किस साल होगा, इस साल होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट जरा पक्का रखें। इसमें जो येलो वाली लाइंस हैं उनको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत आसान है। 12 के स्टेटमेंट चेंज इक्विटी बनाने के लिए यकम जनवरी 12 का बैलेंस चाहिए, 31/12/12 का बैलेंस चाहिए, और प्रॉफिट है 12 का। सिर्फ एक चीज है पिछले साल की, दैट इज डिविडेंड। क्लियर? ओके, अब आप आए सवाल की तरफ वापस। मुझे बता दें कि मैंने इसको बाय किस दिन किया है, यकम जुलाई, इसलिए मुझे रिटेन्ड अर्निंग भी किस दिन की चाहिए सब्सिडरी की, 30 जून 13, हाँ ये यकम जुलाई 13 की। लेकिन अनलकीली मुझे गिवन किस दिन की है, मुझे गिवन किस दिन की है, 30 जून 14 की, कितनी, 230, और मुझे चाहिए किस दिन की, 30 जून 13 की। क्लियर? तो मैंने 30 जून 14 की रिटेन्ड अर्निंग को यूज करते हुए जाना है 30 जून 13 की रिटेन्ड अर्निंग पे। क्लियर? उसके लिए मैं एक वर्किंग करूंगा, वही जो भी आपके सामने की थी। अच्छा, ये वर्किंग 5 भी ना हमारी एक पेट वर्किंग है, ये आने वाले दिनों में हमने सीखनी है, ठीक है। तो वर्किंग 5 मैं लिख के क्रॉस कर रहा हूं, मैं आज कोई भी वर्किंग 5 नहीं करूंगा, तो आज जरा मैं आगे की थोड़ी बातें कर रहा हूं, आने वाले दिनों में हम वर्किंग 5 करेंगे। लेकिन ये जो वर्किंग है ना, ये आज एक नई डाल लें, वर्किंग 6। इसका ऑब्जेक्टिव होगा मिसिंग फिगर्स निकालना, मिसिंग रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह, मिसिंग प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, मिसिंग फिगर्स निकालना। ये वर्किंग 6 आज नई इंट्रोड्यूस हो रही है, वर्किंग 1 2 3 4 की तरह। अच्छा, फॉर्मेट इसका भी वही है, थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया। अभी मैं सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम बनाने लगा हूं या शेयर कैपिटल का भी। अभी मैंने आपको सुबह से शेयर कैपिटल का कॉलम खतरा में दिखाया था, रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम दिखाया था, सिर्फ किसका कॉलम बनाने लगा हूं, रिटेन्ड अर्निंग का। मुझे रिटेन्ड अर्निंग बैलेंस शीट में किस दिन की गिवन है, 30 जून 14 की। मुझे रिटेन्ड अर्निंग किस दिन की चाहिए, 30 जून 13 की। अगर ये डेट अच्छी नहीं लग रही तो यकम जुलाई 13 की रिटेन्ड अर्निंग चाहिए। मुझे प्रॉफिट चाहिए, हमारे 14 के साल का प्रॉफिट चाहिए, लेकिन डिविडेंड 30 जून 13 के साल का इसमें आएगा, डिविडेंड 30 जून 13 के साल के आएगा, लेस डिविडेंड फाइनल, जो कि किस साल का होगा, 2013 के साल का। किस साल में मिलेगा, 14 के साल में। और जिन्होंने टैक्स पढ़ा है उनको बड़ी क्लियरली पता है, यकम जुलाई 13 से 30 जून 14 ये पूरा साल बनता है। तो ये साल है, इसमें इसी साल का प्रॉफिट चाहिए होता है, लेकिन डिविडेंड पिछले साल का चाहिए होता है। ये फिगर क्वेश्चन में अवेलेबल है। ये क्यू का मतलब है क्वेश्चन से उठा लें ये फिगर, 230।
मसला ये है कि जिस दिन सऊदी किंग ने इनको बेच के गया था तो उस वक्त की हमें रिटेन अर्निंग सवाल में अवेलेबल नहीं है। प्रॉफिट्स 85, 14 के साल का लिखा हुआ है उसने 85। अच्छा मुझे एक चीज बताएं आप कि डिविडेंड की परसेंटेज किस पे लगती है? शेयर कैपिटल पे। और ये सारी बातें किसकी हो रही हैं? सब्सिडरी की। तो सब्सिडरी का शेयर कैपिटल कितना है? अभी इस बहस से बाहर आ जाएं कि पेरेंट का इसमें कितना हिस्सा है, एनसीए का इसमें कितना हिस्सा है। अभी तो हम टोटल सब्सिडरी की बात करें तो सब्सिडरी का शेयर कैपिटल कितना है? 250 इंटू 10%, 25 का डिविडेंड। और किस साल में मिला? 14 के साल में। आपको पता है कि 13 के साल के प्रॉफिट, 30 जून 13 के साल के प्रॉफिट, 30 जून 13 का साल खत्म होने के बाद आपको पता है 1 जुलाई 13 से अगला साल शुरू हो चुके हैं। 1 जुलाई 13 से अगला साल शुरू हो चुका है। तो जुलाई अगस्त, ये जो अगस्त 2013 बन रहा है ये हमारे वाला साल ही बन रहा है। तो हमारे साल में 30 जून 14 के साल में यहां आएगा ना 1 अगस्त 13। तो हमारे साल पिछले साल का क्या मिला? डिविडेंड मिला। कितना जी? 10%। लेकिन इसको पकड़ के किस पे लगाना पड़ेगा? शेयर कैपिटल। कितना आ गया जी? 25। अब इट इज एक्स, ये फिगर हमने मालूम करनी है। तो इसका तरीका क्या होगा? जब भी रिवर्स वर्किंग करनी है तो 230 माइनस 85 प्लस 25 बैलेंसिंग। ये क्वेश्चन में अवेलेबल था, ये बैलेंसिंग 170। वर्किंग 6 170 के साथ क्या लिखेंगे? बड़ा रोला है, बड़ा रोला है आज। और पिछले सवालों में जाके घर जाके जितने सवाल हमने 9-10 किए हैं हर सवाल में प्री के ऊपर उंगली रख के कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है तू पहले ही मौजूद थी, पिछले सारे सवालों में। लेकिन आज वाले सवाल में 170 पे उंगली रख के कहेंगे इससे पहले नहीं ये रोलती थी, आज ही इस प्री रिटेन अर्निंग ने रोला है। नहीं रोल गई नहीं, हमें रोला है। ये प्री रिटेन अर्निंग नहीं रोली, इसने हमें रोला है। ये देखें रोलना हमारा। ओ भाई तू नहीं देख रहा रोल रहे हम जी। सवाल अगर 2 साल पीछे लाके छोड़ेगा तो 2 साल उसकी जान ले लेंगे। आने तो 2 सवाल आगे, बस आते रहो आप, कीप अटेंडिंग क्लासेस। ओके सो किस रिटेन्ड अर्निंग से किस रिटेन्ड अर्निंग की तरफ पहुंचे? 30 जून 14 वाली से 30 जून 13 वाली की तरफ पहुंच गए। दरमियान में प्रॉफिट्स आते हैं और दरमियान में डिविडेंड्स आते हैं। अब और कोई मकसद नहीं है इसका। अब मैं वर्किंग 6 चाहूं तो मिटा सकता हूं, और कोई मकसद नहीं है। बस इसकी डबल एंट्री मुझे करवा दें। रिटेन्ड अर्निंग मिसिंग थी किस दिन की? 1 जुलाई 13 की। कितनी? 170। जी 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 नहीं स्टेटमेंट फॉर्म में जरूरी नहीं, टी अकाउंट फॉर्म में भी कर सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में चाहता हूं मैं आपका लेवल स्टेटमेंट फॉर्म का हो। आगे आ जाइए जी। AL values NCI at acquisition date dates which was, क्या ये अब कुछ करना पड़ेगा कल की तरह? ये सब्सिडरी के शेयर्स की फेयर वैल्यू दे रहा है या NCI की पूरी फेयर वैल्यू दे रहा है? अब ये निकालनी पड़ेगी या ऑलरेडी गिवन है? गिवन है। तो गिवन को क्या करें? एज इट इज उठा लें, एज इट इज उठा लें, उठाएं। क्या है जी? 60 NCI की फेयर वैल्यू 60। पर शेयर तो नहीं दी हुई ना कि कल वाला काम करें, टोटल दी हुई है। चलिए जी, बहुत अच्छा हो गया। हम सब्सिडरी को स्टॉक बेचते थे। भाई इधर मुतवज्जे हो जाए, आज हम उसे क्या बेचते हैं? फिक्स्ड एसेट। P सोल्ड प्लांट हैविंग BV ऑफ 200 फॉर
300। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पी ने क्या एंट्री की होगी? कैश डेबिट। बता दें यार, डिस्पोजल की एंट्री, ऐसा ना करें, जल्दी बता देना। ये इंट्रो की क्लास वाली बातें पूछ रहा हूँ। प्लांट डेबिट 300, सॉरी कैश डेबिट 300, प्लांट क्रेडिट 200। प्लांट की बीवी को निकाल दिया, क्या बदले में आ गया? कैश। और बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया? गेन। ये आपस का गेन मुझे तो लग रहा है। कितने लोगों को फील हुआ था एकदम? 100 मैंने लिखा था, ये आपस का गेन है। नहीं फील हुआ था, बोलने से फील। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ये कौन सी? अभी अभी कंसोलिडेशन का आपका मिजाज नहीं बना। 10-12 क्लासें जब हो जाएंगी फिर मिजाज बनेगा, फिर पता चलेगा 2 रह गई हैं। ओके तो अब बता दें जी, आपस का गेन है। क्या पेरेंट ने सब्सिडरी को फिक्स्ड एसेट बेचा है या पेरेंट ने किसी थर्ड पार्टी को बेचा है? पेरेंट ने किसको बेचा है? सब्सिडरी को। सब्सिडरी ने क्या एंट्री की होगी? हिम्मत करके बोलें, सही तरीके से बोलें, सादा सी बात बोलें। प्लान डेबिट कितने रुपए से? 300 रुपए से। तो खरीदने वाले ने तो आसान सी एंट्री की होगी ना, तो बेचने वाला बड़ी मुश्किल सी एंट्री करता है। टीचर शुरू के दिनों में खरीदने वालों की एंट्री आपको पहले करा देते हैं, वो जरा आसान होती है। तो बेचने वाले ने ये एंट्री की होगी और खरीदने वाले ने ये एंट्री की होगी। अब अगर ये ट्रांजैक्शन ना होती तो ये एसेट किताबों में कितने का पड़ा रहता? ओवरऑल दोनों की बुक्स में अगर मैं बात करूं, दोनों एक हैं, तो ये एसेट किताबों में कितने का पड़ा रहता? 200 का। अब दो मसले हैं। नंबर 1, बेचने वाले ने गेन रिकॉर्ड कर लिया और खरीदने वाले ने 100 से ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया। अब खरीदने वाला 200 तो डेप्रिशिएट कर रहा होगा, लेकिन 200 जमा 100 300 डेप्रिशिएट कर रहा होगा। 200 पे हमें इतराज नहीं होगा, 200 डेप्रिशिएट होता ही रहना था। अगर वो इसके पास भी पड़ा रहता तो 200 डेप्रिशिएट होता ही रहना था। अब आप बता दें जी, मसला क्या किया बेच? आपको पता है ना, एक की किताबों में दूसरी किताबों में हम सेम फिगर देख के फिर बात को समझते हैं। तो दोनों किताबों में 100 और 100 रुपया देख रहा हूं। तो खरीदने वाले ने क्या मसला किया कि 100 रुपए का महंगा डेबिट कर लिया, और उसने करना था, कोई इसने ब्लंडर नहीं किया। लेकिन मैं कंसोलिडेशन के एंगल से बातें कर रहा हूं, मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बाहर निकल आया हूं। तो खरीदने वाले ने 100 रुपए का महंगा रिकॉर्ड किया और बेचने वाले ने 100 रुपए का महंगा करके प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दिया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सीआरई में 100 पड़ा है? यस सर, पड़ा है। पेरेंट रिटेन्ड अर्निंग में ये प्रॉफिट पड़ा है। बेचा किसने? पेरेंट ने। प्रॉफिट किसने रिकॉर्ड किया? पेरेंट ने। पेरेंट का प्रॉफिट टीआरई यानी सीआरई में पड़ा है। और खरीदा किसने? महंगा किसने रिकॉर्ड किया? सब्सिडरी ने। तो पीपी के अंदर जो 300 आ रहा होगा वो हाई प्राइस के ऊपर आ रहा होगा। क्लियर? तो क्या करना पड़ेगा? आपस का गेन उल्टाना पड़ेगा। आपस का गेन उल्टाना पड़ेगा। कंसोलिडेशन पर्पस के लिए दोनों के दरमियान में मैं कर रहा हूं। कंसोलिडेशन पर्पस के लिए मैं क्या एंट्री करूं? एंट्री बोलें, जल्दी बोलें, एक्सेलेंट, जल्दी बोलें। अदर इनकम डेबिट। सर ये अदर इनकम कहां से आ गई? ओ भाई नहीं, तो फिर इधर लिख ले अदर इनकम। ये अदर इनकम में ही जाता ना, गेन तो सेल में तो नहीं जाता। गेन कहां जाता है? अदर इनकम में। कितना? 100। ठीक है जी। तो इस 100 में मसला है और इस 300 में जो 100 पड़ा हुआ है उसमें मसला है। इन स्काई ब्लूज में मसला है। तो एंट्री जल्दी बता दें यार, आज खुद ही बता दें। अदर इनकम डेबिट और प्लांट क्रेडिट। क्लियर? अदर इनकम डेबिट, प्लांट क्रेडिट। कितने से? 100 रुपए से। लेकिन सबर अगली एंट्री भी होगी। अभी वो सीआरई मुझे पता है, इसको मैं ब्रैकेट में करके वो कर लूंगा, इसको बाद में गोद ले लेंगे, छोड़ें इसको। अभी मुझे ये बताएं, अगली एंट्री भी होगी किसकी? डेप्रिसिएशन की। ये सब्सिडरी के एसेट्स को रीवैल्यू किया जा रहा है या कोई डिफरेंट बातें आज हो रही हैं? डिफरेंट बातें हो रही हैं। पेरेंट ने सब्सिडरी को प्लांट बेचा है, तो अगला मसला ये होगा कि अगर ये पेरेंट के पास ही रहता तो कितने पे डेप्रिशिएट होता? फिलहाल कितने पे हो रहा होगा? कितने पे ज्यादा डेप्रिशिएट हो रहा होगा? 100 पे। तो डेप्रिसिएशन को उल्टाना पड़ेगा। इतनी लंबी लॉजिक तो पेपर में याद नहीं रहती, सादा लॉजिक दे दी थी, एसेट कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन कम कर दो। इतनी लंबी लॉजिक तो पेपर में याद नहीं रहती, सादा सी डेप्रिसिएशन याद रहती है। एसेट कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन कम करने की एंट्री प्लान डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। कंसोलिडेशन में जितना कहा जाएगा उतना सोचना है, उससे ज्यादा नहीं सोचना। अच्छा, ये एंट्री कब से कब तक होगी? ओह नहीं यार, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी क्या हो गया? डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी नहीं होता। यहां तो देखा जाएगा पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचा कब। हो सकता है पेरेंट ने सब्सिडरी को कहीं मिड में बेचा हो, कभी भी बेचा हो। तो डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट से लेके बोले डेट ऑफ कंसोलिडेशन तक। लेकिन लाइफ्स वगैरह नहीं दी हुई, इसलिए फिलहाल मैं फिगर्स को एक्स करके लिख रहा हूं। चलें जी, ये कॉन्सेप्ट है आज का।
कॉन्सेप्ट की हेडिंग अगर आपने देनी है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आप पहले ऊपर वाला नोट कर लें, फिर मैं नीचे वाला आपको शो कर देता हूं। ये दिखाओ, इधर पकड़ाओ, आप लोग करें अपना काम। अब इसको जो ना ऑनलाइन वालों की मिला के 200 बंदों की नजर ना लग जाए, अल्लाह आसानी करे। मैं तो भाई अब ये सामने रखा हुआ है इसने, और ऐसे खूबसूरत तरीके से कि अगर आप इसका साया देखें तो लेवल है इसका। तो अब ये कहां से पढ़ाया जाना है मेरे से? नहीं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो नहीं है, इन्वेंटरी भी नहीं है, क्योंकि ये इसने सिर्फ खरीदा है, इसने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं की। बस सारी बातें छोड़े, ये मैंगो है, बस चुप। चलें, कंसोलिडेशन पर्पस के लिए ये एंट्री करेंगे। अच्छा, क्या बोल रहा था अभी तू? अपने से बातें कर रहा था, कुछ बोले अभी तू? हाँ हाँ बोले, अभी मुझे आवाज आई है यहाँ तक। हाँ आई है ना आवाज? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। यार कीर होगी यार, सही तो बैठ जा, सर्दी सर्दी से कब बच के आता है। देख तूने कान पूरे कवर किए हुए, टोपी से स्वेटर पहना नहीं हुआ, ये मिसमैच क्यों है? आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। अच्छा भाई, इन दोनों एंट्रीज को हम इसकी जगह हम बस ना, और कितना टाइम है, इसकी जगह हम एक एंट्री किया करेंगे। इन दो एंट्रीज को करके ना पेपर में टाइम ज़ाया होता है, तो इसकी जगह हम एक एंट्री किया करेंगे। वो एंट्री मैं बता रहा हूँ, वो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन कर दिया करेंगे, वो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन कर दिया करेंगे। उसका हल ये होगा कि एक एंट्री होगी, वो क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ। आप एक वर्किंग किया करेंगे, वर्किंग किया करेंगे, गेन, गेन कौन सी अमाउंट? वो जो अदर इनकम वाली 100 रुपया, 100 रुपया, इस गेन में से माइनस किया करेंगे डेप्रीसिएशन, इसमें से माइनस किया करेंगे डेप्रीसिएशन। वो मुझे नहीं पता कि कितनी है, क्योंकि हमारे सवाल में अवेलेबल। ये वर्किंग किया करेंगे, और ये वर्किंग करके बस इसकी एंट्री कर दिया करेंगे, इसकी एंट्री कर दिया करेंगे। अब ना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि डेप्रीसिएशन उल्टानी है, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है डेप्रिसिएशन उल्टानी है, अब आपने सिर्फ गेन उल्टाना है, अब आपने सिर्फ गेन उल्टाना है। और एक बात याद रखिए, डेप्रिसिएशन हमेशा गेन से कम ही हुआ करेगी। 100 रुपए को आपने डेप्रिशिएट कर रहे ना, तो ये 100 रुपया 20 रुपए आ जाएगा, 25 रुपए आ जाएगा, लेकिन ये नेट होकर अब आ गया। तो फर्ज करें ये 100 है, 25 रुपए डेप्रिसिएशन आ गई, ये 75 आ गया। तो गेन को और डेप्रिसिएशन को अलग अलग उल्टा के टाइम जाया करें, या गेन को नेट ऑफ डेप्रिसिएशन उल्टा दे, नेट ऑफ करके उठा दें। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री करने की जरूरत नहीं होगी, पेपर में टाइम बच जाएगा। लेकिन अगर बेचने वाला P2S है, अगर बेचने वाला पेरेंट है, तो फिर अदर इनकम की जगह क्या डेबिट होगा? CR। बस ये अब शॉर्टकट हो गया। बहुत टाइम जाया किया मैंने आपका, बहुत लॉजिक्स दिए आपको, माजरत। शॉर्टकट ये है, पेपर में ये काम करना है, इसमें बड़ा जल्दी काम हो जाया करेगा। अब प्लीज परेशान ना होना कि सर मुझे डेप्रिसिएशन का लफ्ज नजर नहीं आ रहा। मोहतरम मेरी मर्जी है, खर्चा है और इनकम है, मैंने दोनों लफ्जों को गायब करके नेट इनकम कर दी है। देखें इधर, देखें इधर, एक मिनट में दिखाता हूं। ये क्या है? इनकम है। ये क्या है? सर बैठे बैठे आपने एंट्री से खर्चा उड़ा दिया। ओ भाई, मैंने इनकम को नेट ऑफ खर्चा कर दिया ना, तो इनकम को नेट ऑफ खर्चा कर दिया, तो बैठे बैठे मैं उड़ा सकता हूं, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब मैं यही कहूंगा इन द एंड कि पेपर में लॉजिक्स वगैरह भूल जाती हैं अक्सर, तो जो स्टेप्स परफॉर्म करने हैं वो जरा सुन लें। अगर पेरेंट सब्सिडरी को एसेट बेचे, तो सबसे पहले हम क्या निकाला करेंगे? गेन या लॉस, जो भी है, सबसे पहले हम निकालेंगे गेन। फिर उस तरह उधर उधर सरप्लस को डेप्रिशिएट करते थे कल परसों तक, आज गेन को डेप्रिशिएट करेंगे। गेन को कैसे डेप्रिशिएट करेंगे? उसी तरह, गेन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ मल्टीप्लाइड बाय कितना अरसा हो गया ये एसेट बेचे हुए, कितना अरसा हो गया ये एसेट बेचे हुए, डेट ऑफ सेल से लेके कब तक? कंसोलिडेशन डेट तक। ये डेप्रिसिएशन हम निकाल के रख लिया करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लिया करेंगे। जब डिफरेंस लेंगे ना, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री के बारे में रिलैक्स हो जाएंगे, कि डेप्रिसिएशन की एंट्री आप नहीं करनी, क्योंकि गेन ऑलरेडी क्या हो गया? नेट। तो नेट गेन की क्या एंट्री कर देंगे? CRE डेबिट और PP क्रेडिट। ओके,
एक ऐसी नजर मारने लगा हूं, हमारी किताब में हैंड रिटन पेजेस हैं, पेज नंबर 3 पे 0.5 है। एक मिनट, बस एक मिनट। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसमें रिवर्स क्या करना है, वो जो 100 रुपए का महंगा करके बेचा, रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट। एंट्री बहुत लंबी बहस करके हमने क्या निकाली है, प्रॉफिट उल्टाने की। सादा सी एंट्री बता दें, वैसे लॉजिक भी याद रहे। एंट्री बता दें प्रॉफिट उल्टाने की, अदर इनकम डेबिट पीपी। अब आप सोचेंगे डेप्रिसिएशन कहां गई, तो डेप्रिसिएशन की आपने टेंशन नहीं लेनी, हमने ये एंट्री किया करनी है नेट गेन से। नेट गेन कैसे निकला है, ग्रॉस गेन 100 रुपया था, डिस्पोजल अकाउंट से आ जाया करेगा, माइनस कर दिया करेंगे डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ टिल बैलेंस शीट डेट या टिल कंसोलिडेशन डेट, और जो नेट गेन आया करेगा उससे एंट्री कर दिया करेंगे। ये तो तब है जब किसने बेचा, पेरेंट ने, और अगर सब्सिडरी बेचे तो हैंड रिटन पेज 3 कहते हैं फिर एसआरई डेबिट। फिलहाल गेन रिवर्सल की बात कर लेते हैं, कभी लॉस भी आ सकता है, उसको छोड़ेंगे, कभी लॉस भी आ सकता है। आज हमारे सवाल की तरफ। कोई बात अगर आपको किसी में डाउट रह गया तो छोड़ें, पर खैर है, अभी सवाल कर लेते हैं। इस पॉइंट में इससे ज्यादा ना सोचिएगा जितना तय है। हाँ, 31 मार्च 2014, व्हाट इज द डेट ऑफ सेल, 14। व्हाट इज द डेट ऑफ कंसोलिडेशन, कितने महीने, अप्रैल मई जून। अगर महंगा बेचा, फर्ज करें अगर सवाल में महंगा बेचा, तो कितने अरसे से महंगा फंड डेप्रिशिएट हो रहा है, 3 महीने से। कितने महीने से महंगा फंड डेप्रिशिएट हो रहा है, 3 महीने से महंगा फंड डेप्रिशिएट हो रहा है। अब पहले देख लेते हैं कि महंगा बेचा है या सस्ता बेचा है, फिर आगे चलते हैं। डिस्पोजल अकाउंट आपने जहां मर्जी बनाए, रफ वर्किंग में बनाए, वो मुझे उसकी टेंशन नहीं है, बस मैं डिस्पोजल अकाउंट से मुझे गेन लॉस निकाल दें ताकि मैं फिलहाल मेन वर्किंग की तरफ मूव करूं। चलें जी, डिस्पोजल अकाउंट, कॉस्ट 40 और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। वर्किंग का नंबर कौन सा होगा, 7 होगा। वैसे तो 7 की भी बुकिंग हुई भी है किसी और टॉपिक के लिए कंसोलिडेशन के साथ मिला के, लेकिन चलें खैर है। वर्किंग नंबर 7, वर्किंग नंबर 7। पहले जरा डिस्पोजल अकाउंट बना दें, डिस्पोजल अकाउंट जी। कॉस्ट कितनी है, 40 एसेट की बेचने वाले। अकामोडेशन, क्या कोई मुझे बता सकता है कि बेचने वाले की बुक्स में एसेट डेप्रिशिएट करने के बाद सिर्फ कितने का रह गया हुआ था, 10 रुपए का। तो बेचने वाले की बुक्स में एसेट पड़ा हुआ था 10 का, 10 वाला एसेट कितने में बेच दिया, 25, तो 15 का क्या आ गया, गेन आ गया। लेकिन इस तरह हम करते थे, कैश यहां लिखते थे और गेन आ गया 15 का, बैलेंसिंग। और ये गेन ले कहां गया होगा, बेचने वाला सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ये गेन बेचने वाला सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहां ले गया होगा, अदर इनकम में। अच्छा, अब वो जो पैटर्न हमने बनाया, हम गेन इधर लिख देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, इस तरह एंट्री कर देंगे। तो अब वो पैटर्न जरा फॉलो करना है आपने जी। बताएं जी, वो पैटर्न फॉलो करना है। गेन बोलें 15, डेप्रिसिएशन इसमें से नेट करें, डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस किया करनी है, डेप्रिसिएशन नेट करें। 15 का गेन कितने सालों में खत्म करना है, 5 सालों में। लेकिन फिलहाल कितने महीने का मसला है, 3 महीने का। 5 साल से डिवाइड किया तो ये 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई, मुझे कितने महीनों की चाहिए, 3 महीनों की। 3/12, 0.75, 14.25। किसने बेचा, किसने गेन रिकॉर्ड किया, भाई नोट ना करो, पहले मेरी बात 1 मिनट सुन लो। किसने बेचा, किसने गेन रिकॉर्ड किया। वैसे गेन उल्टाने की पहले एंट्री बताएं, अदर इनकम डेबिट, और उसने महंगा रिकॉर्ड किया हुआ है तो महंगा पन खत्म करने के लिए क्रेडिट, अदर इनकम डेबिट पीपी क्रेडिट। ये गेन उल्टाने की एंट्री, जरा मजा आ रहा है, गेन उल्टाने की एंट्री समझ आ रही है, यही बनती है। लेकिन बेचने वाला कौन है, इसलिए इसको काट के कर दें सीआरई डेबिट, अमाउंट 14 ये जनरल एंट्री बन गई। बस इस जनरल एंट्री को जाके पोस्ट कर देते हैं, सीआरई डेबिट पीपी क्रेडिट। देखें जी, पीपी क्रेडिट कितने से, और सीआरई डेबिट। ये ना P2S जो फिक्स्ड एसेट बिका है उसका प्रॉफिट क्या हो रहा है,
रिवर्स हो रहा है। कितना? 14.25। तो ये आज की नई एंट्री है, और इससे पहले इस तरह की एंट्री हमने स्टॉक में की थी, सीआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट। आज की है सीआरई डेबिट पीपी क्रेडिट। लॉस का मैं कराऊंगा इंशाल्लाह, मैं कराऊंगा। ये हम पॉजिटिव में लिखेंगे, एंट्री को बदल देंगे, एंट्री को बदल देंगे। हाँ, सेल के बाद वाली डेट ली हमने। ये किस दिन बेचा है? पेरेंट ने। इसका मतलब है इससे पहले जो वो डेप्रिशिएट करा था उस पर हमें एतराज। 31 मार्च को उसने बेच दिया, 31 मार्च को दूसरे बंदे ने खरीद लिया। अब जब उसने खरीद लिया तो तब से डेप्रिसिएशन का मसला आ रहा है। मार्च के बाद गिनो अप्रैल, मई, जून, 3 महीने से ये मसला आ रहा है। माल्टों के छिलकों की खुशबू कैसे आ रही है? अभी तो उसने खोला ही नहीं। अच्छा, ओके, चलें होमवर्क के सवाल में अब आपने ट्राई करना है। होमवर्क के सवाल में इस तरह की एडजस्टमेंट होगी। स्टेप्स बता दें। डिस्पोजल अकाउंट बना के गेन लॉस निकालना है, गेन को नेट करना है किससे? लेकिन डेप्रिसिएशन में ना डेट ऑफ एक्विजिशन से डिडक्शन नहीं निकालनी जब फिक्स्ड एसेट बिका है। गेन उल्टाने की एंट्री अदर इनकम डेबिट पीपी क्रेडिट, लेकिन अदर इनकम की बजाय सीआरई। तो ये हमारी मेरे ख्याल से एक सबसे आसान एडजस्टमेंट थी। ओके, ये आखिरी 2 लाइनें मैं जरा उड़ा रहा हूं। डीएल कौन है? डीएल कौन है? और एएल? रिसीवेबल फ्रॉम बीवी। वैसे बताएं किसकी बुक्स में होगा ये? कौन कह रहा होगा रिसीवेबल है बीवी से? इन द बुक्स ऑफ पेरेंट, रिसीवेबल फ्रॉम बीवी इन, एस को मैंने क्या इन लिख लिया, करें जरा आसान होता है समझ। रिसीवेबल फ्रॉम बीवी इन एएल बुक्स। अच्छा, एएल बुक्स का पता क्या मतलब है? अब ये यहां से देख रहे हैं। अच्छा, रिसीवेबल फ्रॉम बीवी इन एएल बुक्स। एएल बुक्स में जो रिसीवेबल्स पड़े हुए हैं उसमें बीवी से रिसीवेबल पड़ा हुआ है। इस 595 में मसला है। मसला कितने? क्या चीज? 30 में। 30 में नहीं, 30 लोन रिसीवेबल है। ये देखें ना, करंट एसेट्स 595। कितने जी मसला? 19 का। आगे चलें। अच्छा जी, मैं तो नोट करके मिटाता रहता हूँ, आपकी तो बैलेंस शीट में मैस मच जाती होगी। ओके, आगे चलें। अच्छा, हम लिखते ही नहीं है। ये देखें ना, ये हाई लेवल नहीं, ये लो लेवल है। ये हाई लेवल वाले बच्चे बने, लिखा करें। पेबल टू, वैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जितना टीचर पढ़ाता है ना उतना आपको पढ़ना ही पड़ता है। अगर आप टीचर के पढ़े हुए में से भी फिल्टर लगाएंगे ना तो फिर अगला फिल्टर आपको पता है वो पहले ही तैयार है। तो ये जो आप खुद फिल्टर लगाते हैं ना, कभी छुट्टी करके कभी लेट आके, तो ये वाले फिल्टर मरवाते हैं। अच्छा, पेबल टू पेरेंट, पेबल टू पेरेंट, पेबल टू शोहर इन बुक ऑफ। अच्छा, बुक्स किसकी देखनी है आप? सब्सिडरी की। बुक्स किसने देखनी है? बीवी की बुक्स में पेबल आ रहा है किसको? कितना? 12। अच्छा, शोहर ये कह रहे हैं कि मैंने तुमसे 19 मिलियन लेने हैं। बीवी कहती है सरताज मैंने तुम्हें 12 देने हैं बस। शोहर ने कहा भाई क्यों रे? तो क्या तुझे क्या मसला रे? मैं जब कह रहा मैंने 19 लेने, तू क्यों कह रही मैंने 12 देने? ओके, आज मोहतरमा डिफरेंस इन बैलेंस इज ड्यू टू गुड्स
गुड्स सेंट बाय शोहर, शोहर ने चीजें भेज दी हैं कोई, इसलिए उसका रिसीवेबल ज्यादा आ रहा है। गहरी बात कर दी है मैंने खामोशी से, और भाई फकत उधर देख रहे थे। शोहर ने चीजें भेज दी हैं इसलिए उसका रिसीवेबल ज्यादा आ रहा है। दुकानदार चीजें भेज दे, आप तक पहुंचे ना, वैसे बात कर रहा हूं, दुकानदार पिज्जा भेज दे, आप तक पहुंचे ना, दुकानदार कह सकते हैं मेरा रिसीवेबल है। आप कह रहे होंगे यार मेरा तो अभी पेबल नहीं, क्योंकि मुझे तो मिला ही नहीं, बंदा आएगा तो फिर देखेंगे। समझ रहे हैं बात? डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस इन बैलेंस इज ड्यू टू गुड्स सेंट बाय, पेरेंट ने चीजें भेज दी हैं बट येट नॉट रिसीव्ड बाय, लेकिन बीवी को नहीं पहुंची। अच्छा वैसे बताएं, अगर शोहर ने चीजें भेज दी, कहते हैं डिफरेंस सिर्फ 7 की वजह बता रहे, 7 रुपए है ना दोनों का डिफरेंस, 7 रुपए का डिफरेंस इज ड्यू टू शोहर ने चीजें भेज दी। क्या आप एग्री कर रहे हैं? भेजने वाले ने रिसीवेबल बुक कर लिया होगा, और बीवी ने कहा कौन सी चीजें, कौन सी चीजें, क्या मतलब, कौन से पैसे? बीवी को कहा वो देख ट्रक आ रहा है। बीवी ने कहा हाँ आ रहे हैं, उसमें चीजें हैं। अच्छा 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 अच्छा, सही है सही है सही है। हाँ बिल्कुल, 11 PM के ऊपर उन्होंने ट्रक देखा है और 12 बजे तक नहीं पहुंचा। Difference in balance is due to goods sent by AL but yet not received by at। अच्छा आपको क्या बताया हुआ है? पहले रिसीवेबल को खत्म किया करें या पहले पेएबल को? रिसीवेबल को खत्म करें। वर्किंग नंबर 8, वर्किंग नंबर 8। अच्छा बताएं जी, एंट्री को सोच के बता दें यार, बिल्कुल आसान सी एंट्री है कल वाली। रिसीवेबल क्रेडिट, कंसोलिडेशन के एंगल से अगर बात करें तो पेरेंट को कहा जाएगा सरताज मान जाओ आपने 19 नहीं लेने, और बीवी ऑटो पे लगी होगी कहेगी मैंने 12 नहीं देने। अच्छा ये तो रिसीवेबल पेएबल कैंसिल हो गए, लेकिन ये तो आपने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़े मार दिया, ये तो बैलेंस शीट आउट हो जाएगी इतनी सी एंट्री करने से। लेकिन इतनी सी एंट्री करने के भी मार्क्स मिल जाएंगे, यानी फिगर जब माइनस करेंगे ना, इसमें से 12 निकालेंगे तो एग्जामिनर अपनी बीवी कहेगा देख सलमा अखीर हो गई है, बच्चे ने 12 माइनस करके, और फिर जब आप 19 माइनस करेंगे तो वो कहेगा ओए होए होए यार लुट मच गई है, 19 माइनस कर दिया, और जब आपने एक फिगर डाल दी बीच में तो उसने तो उछल के पंखे तक जाना है यार, खीर हो गई है। एक बात और भी है, उसमें जरा और ऊपर लेके जाएंगे उसे। ये कितना आ गया? द डिफरेंस इज ड्यू टू गुड्स इन, ये 7 का डिफरेंस क्यों है? गुड्स इन ट्रांजिट। इस एंट्री को पोस्ट करवाएं। रिसीवेबल्स को कम कर दें 19 से। जी बिल्कुल, मोबाइल पे कम हो रहे हैं 19 से। रिसीवेबल्स को कम कर दें 19 से, पेएबल को चलो कल की तरह शो कर देते हैं, ब्लू मार्कर के साथ या रेड मार्कर के साथ। कितने से माइनस कर दें? और जहन में क्या सोचें? रिसीवेबल क्रेडिट, पेएबल और गुड्स इन ट्रांजिट को करंट एसेट्स में डाल दें, नया लाइन आइटम डालने की जरूरत नहीं है। करंट एसेट्स में आपको पता है स्टॉक भी होता है, कैश भी होता है, बैंक भी होता है, तो गुड्स इन ट्रांजिट को इधर लिख दें +7। अगर इसकी नेचर लिखनी है तो GIT छोटी सी नीचे नेचर लिख लें समझने के लिए फिलहाल। तो अच्छा पेपर ना आज पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा वैसे टाइम मिलेगा आज पेपर में जिस तरह वो प्रेजेंट कर रहा होता है ना, चीजें मैंने आपको दिखाना है, वो CRE NCE की एब्रिविएशन यूज नहीं कर रहा, तो 10-20 में मुझे याद कराना, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये जी बोले, एंट्री बोले, रिसीवेबल कम कर दिया, पेएबल कम कर दिया, और कल कैश इन ट्रांजिट बढ़ाया था, आज गुड्स इन ट्रांजिट बढ़ाया। ठीक है जी, ओके। किसने चीजें भेजी थी? पेरेंट ने। किसने चीजें भेजी थी? पेरेंट ने। किस तक पहुंची ही नहीं। एक बात डरते डरते मैं कर रहा हूं, ये 7 मिलियन की चीजें थी जिसकी सेल पेरेंट ने बुक कर ली हुई थी, 7 मिलियन की सेल पेरेंट ने बुक कर ली हुई थी, और रिसीवेबल भी बुक कर लिया हुआ था। ठीक है जी, ये पेरेंट है, ये सब्सिडरी है। ट्रक है, इसका मुंह सब्सिडरी की तरफ है, जा किस तरफ रहे?
अच्छा, अब सवाल ये राइज होगा कि इसमें 7 मिलियन की चीजें पड़ी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मिलियन की, 1 मिलियन की कोई चीज पड़ी हुई है और हेडिंग टूवर्ड्स सब्सिडरी, ये लाइट पड़ गई आगे, काली लाइट, हेडिंग टूवर्ड्स सब्सिडरी। तो लेकिन ये इन ट्रांजिट है, ये क्या है, रास्ते में है। अब मोहतरम, जो चीजें पेरेंट भेज देता था और सब्सिडरी को मिल जाती थी और वो आगे नहीं बेच पाती थी, उसका प्रॉफिट हम उल्टाते थे। समझ आया लामा इकबाल का शेर? दोबारा सुनो। जो चीजें पेरेंट भेज देता था और सब्सिडरी को मिल जाती थी और सब्सिडरी आगे नहीं बेच पाती थी, उन सेल को हम उल्टा देते थे कि ये आपस का प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया है। मोहतरम, यहां तो उससे भी आगे की बात है, यहां तो पहुंची नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना पहुंची हुई सरकार, ये तो पहुंची भी नहीं। किसने चीजें भेजी? सब्सिडरी को पहुंची ही नहीं। या तो इस तरह की बातें करते फिर बाद में कह रहे थे। अच्छा, किसने भेजी? सब्सिडरी को पहुंची ही नहीं। अच्छा, मेरा ख्याल है उसने बेच दी होंगी आगे। ओ यार, खुदा का खौफ करें, ऐसी बात करते हुए जो है वो जूते उतर जाते हैं बंदे के ऑटोमेटिकली, ऐसी बात करते हुए। ये कैसे हो सकता है पॉसिबल, जराबे समेत? तो ऐसी बात हो ही नहीं सकती। अब मैं ये अब कहते हैं सर आप असम्पशन ले लें कि सब्सिडरी ने आगे भेजा, और चाचे पहुंचेगी तो बेचेगी ना, वो खिलाई मखलूक है बीवी, अभी पहुंची नहीं तो उसने कहां से भेज दी? बारों बार बेचनी है उसने, पहुंचने तो दें चीजें। अब आप मुझे बता दें किसने भेजी, किस तक नहीं पहुंची? अगर सब्सिडरी तक नहीं पहुंची तो सब्सिडरी आगे बेच नहीं सकी, लेकिन पेरेंट ने भेजते हुए प्रॉफिट बुक कर लिया और कोई मसला नहीं है, थोड़े दिनों में सब्सिडरी पे पहुंच जाएंगी चीजें। पेरेंट ने प्रॉफिट बुक कर लिया, अभी ये प्रॉफिट बाहर के वर्ल्ड से रियलाइज हो गया ना? ना ना, बाहर के वर्ल्ड से कैसे रियलाइज हुआ है? अभी तक तो यहां नहीं पहुंची, यहां पहुंचेंगी तो आगे बिकेंगी ना। तो इसका मतलब है, अगर मैं इनको एक समझूं तो पेरेंट ने इस ट्रक वाली चीजों पे प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो कल कैश इन ट्रांजिट था तो कोई प्रॉफिट रिवर्सल वाला बात नहीं थी। आज क्या है? आज प्रॉफिट भी आपस का उल्टाना पड़ेगा। बता दें कितने मिलियन की चीजों पे आपस का प्रॉफिट है? 7 मिलियन एग्जैक्ट उसी फिगर के ऊपर। तो सर्टिफिकेट आप पे लिखें, गुड्स इन ट्रांजिट के फिगर पर आपस का प्रॉफिट भी रिवर्स करना पड़ेगा। बड़े खूबसूरत से ये करके आपने लाइन लिखनी है, गुड्स इन ट्रांजिट की फिगर पर, एग्जैक्ट उस फिगर पर, 7 रुपए पर, गुड्स इन ट्रांजिट की फिगर पर आपस का प्रॉफिट भी रिवर्स करना पड़ेगा। और छोटा सा लिखें, बिकॉज दीज आर अनसोल्ड बाय एस। अभी तक बेच नहीं सकी ना एस आगे, बिकॉज दीज आर अनसोल्ड बाय एस। पहुंची नहीं तो बेचनी कहां से है? बिकॉज दीज आर अनसोल्ड बाय एस। नहीं भाई, इस तरह लिखना ना, बिकॉज। यार अंग्रेजी के साथ भी ये सलूक करें, उर्दू के साथ आप लोगों ने ये सलूक किया हुआ है, तो अंग्रेजी के साथ भी ये सलूक किया करें। अच्छा, अपनी लैंग्वेज का तो आपने कर दिया बेड़ा गर्क। अच्छा चलें आगे चलें, दूसरा का क्यों करना है? अच्छा, तो गुड्स आर सेंट एट कॉस्ट प्लस 20%। तो कल गुड्स इन ट्रांजिट का प्रॉफिट रिवर्स नहीं हो रहा था, आज गुड्स इन ट्रांजिट का भी प्रॉफिट रिवर्स होगा। सर ये तो वैसे ये ना क्या कहते हैं, चीजें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हमें पता होना चाहिए ये क्या क्या होता है। तो मोहतरम कोई नहीं, हैंड रिटन पेज 4 आगे बढ़ा, पुत्र इधर आ, हैंड रिटन पेज 4 आगे बढ़ा। हैंड रिटन पेज 4 बोला कल की क्लास में क्या किया था? डेटर क्रेडिट, ऐसे फिगर्स मुझे नहीं पता क्या है, ग्रेटर क्रेडिट किया था, क्रेडिटर डेबिट किया था, बैलेंसिंग कैश इन ट्रांजिट। और आज की क्लास में क्या किया है? वही क्रेडिटर डेबिट, डेटर क्रेडिट और गुड्स इन नोट। इन दिस केस वी विल आल्सो रिवर्स द प्रॉफिट ऑन इस 20 रुपए की फिगर। ये तो मैंने अपनी तरफ से फिगर्स अज्यूम की। और आपस के एक और भी रिसीवेबल पेबल कैंसिल होता है, लोन रिसीवेबल लोन पेबल भी कैंसिल होता है। तो आपस के कई बैलेंसेस हैं, पेज 4 की हेडिंग है आपस के बैलेंस शीट वाले बैलेंसेस, आपस के एसेट्स लायबिलिटीज। हैंड पेज 4 में भी ये आप टिक कर सकते हैं जाके पॉइंट 1 और 2। तो ये बातें इंशाल्लाह सफ़े पे लिखी हुई है साथ साथ, सिर्फ आपने नजर मारनी है पेपर वाले दिन। ओके, आ जाइए, ये जो कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़ा है, अब एक छोटा सा काम करवा दें। क्या करूं? अनसोल्ड का प्रॉफिट। तो वर्किंग नंबर कौन सी चल रही है? 9। 8 कर दी है तो फिर 9 बोलें, फिर कर दिए तो मुझे क्या बता रहे हैं कि कर लिया वर्किंग। ओके, वर्किंग 9। अनसोल्ड, इधर तो सोल्ड भी मुझे टोटल नहीं पता, बस डायरेक्ट अनसोल्ड ही बता दें कितनी है? 7, जिनको मैं गुड्स इन ट्रांजिट कह सकता हूँ। अनसोल्ड, अब ये ना कहिएगा सर सेल तो कर दी है, वो पेरेंट ने किए हैं। अनसोल्ड टू आउटसाइड वर्ल्ड,
अनसोल्ड 7 और अनसोल्ड का प्रॉफिट, ये चीज हमेशा सेल प्राइस पे पड़ी होगी। और मार्कअप मार्जिन वाले भाई कॉस्ट प्लस 20 है इधर, तो इसलिए ना कॉस्ट को फिर 100 लेंगे, प्रॉफिट 20, सेल 120, 7 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 1.17। लगता है इससे भी आगे जा रहा था, आपने रोक दिया इसको। 1.7 की एंट्री बता दें जी। अब मैं ये ब्लू मार्कर से कर रहा हूं क्योंकि अगली एंट्री है। माना कि इस एंट्री की वजह से आई, इस एंट्री की वजह से आई, बोलें जी। और वही गुड्स इन ट्रांजिट जो बड़ी हुई उनको आप कम कर रहे हैं। तो 1.17 की एंट्री किसने बेचा? ट्रक किसने भेजा था? पेरेंट ने। तो पेरेंट प्रॉफिट रिवर्स करे, सीआरई डेबिट, और गुड्स इन ट्रांजिट क्रेडिट कर देते हैं कुछ लोग स्टॉक क्रेडिट कर देते हैं। बहरहाल जो भी है, आपस का प्रॉफिट बस रिवर्स करना है। रिसीवेबल तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं जी। बोले मुझे 19 रिसीवेबल था ना, वो तो खत्म कर दिया है जी। बोले एंट्री वही अनरियलाइज्ड प्रॉफिट उठाने की, सीआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट 1.17 प्रॉफिट उठाने की एंट्री वही है। ये भी भाई P2S है लेकिन ये स्टॉक है, सीआरई डेबिट और गुड्स इन ट्रांजिट या स्टॉक क्रेडिट कितने से? 1.7 का प्रॉफिट। चीजों को मिक्सअप ना करो। पेरेंट कह रहा था मैंने तुमसे कितने पैसे लेने हैं, 19। सब्सिडरी कह रही थी मैंने तुम्हें कितने देने हैं, 12। तो पेरेंट को कहा तुमने बीवी से पैसे नहीं लेने, बीवी ने कहा ठीक है मैंने शोहर को पैसे नहीं देने। डिफरेंस को हमने डाल दिया था गुड्स इन ट्रांजिट पे। अगला हमने ये सोचा कि भेजने वाले ने प्रॉफिट बुक कर लिया हुआ था, उस प्रॉफिट को उल्टा रहे हैं। ये या फिर इसमें डिटेल में आप लोग चले जाते हैं। अच्छा मैंने बताया कि क्या और ये लोग क्या सुनना चाह रहे हैं। इधर देखें, मैंने ये कहा है कि आपने बस प्रॉफिट को रिवर्स कर देना है, और मैंने कहा प्रॉफिट को रिवर्स करने की वही एंट्री सीआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट। अब ये पूछ रहे हैं कि ये जो स्टॉक है पेरेंट की किताबों में पड़ा हुआ या सब्सिडरी की किताबों में पड़ा हुआ है, आप किसकी किताबों से काम कर रहे हैं? मैंने कहा हुआ है बैलेंस शीट में ऐसा सोचा ही ना करें। और अगर आप फिर भी सुनना चाह रहे हैं तो आज सुन लें, ना पेरेंट की बैलेंस शीट में ये स्टॉक पड़ा हुआ था फिजिकल काउंट करते हुए उधर से जा चुका था, ना सब्सिडरी की बैलेंस शीट में ये स्टॉक पड़ा हुआ था उधर पहुंचा नहीं था, ये स्टॉक रास्ते में था, इसलिए हमने बैलेंस शीट में खुद डाला। लेकिन ये सेलिंग प्राइस पे है, इसमें से प्रॉफिट रिवर्स कर देंगे ताकि ये कॉस्ट पे आ जाए। तो इस वजह से इसको ऐसे करते हैं। बहरहाल छोड़ें, सादा सी बात जो मैंने बताई है यार, वो तो बात सादा सी थी, वो मैंने आपको हैंड पेज पे दिखा दी थी, हैंड पेज पे दिखा दी थी। क्या आपस का डेटर क्रेडिटर खत्म करें, बैलेंसिंग क्या आ जाया करेगा, और गुड्स इन ट्रांजिट को बस उसी तरह उल्टा दिया करें आपस का प्रॉफिट। ओके अच्छा यहां पे खड़े होकर ना मैं जरा क्लोज कर देता हूं सवाल को वर्किंग 1 के एतबार से, ताकि गुडविल जरा कल वाली रिवाइज हो जाए। गुडविल देख लें आज किस साइड पे आ रही है। आज भी नेगेटिव गुडविल आ रही है जी। इक्विटी बताएं 410 और इधर क्या पड़ा हुआ है 400, 420 है, इधर 420 है और इधर क्या पड़ा हुआ है 400 जी। अब बता दें गुडविल क्या आ रही है? नेगेटिव गुडविल आ रही है 20। आमतौर पे आपको पता है गुडविल इधर आती थी, क्यों? एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट गुडविल डेबिट तो एसेट होती थी, आज नेगेटिव गुडविल है। इसको आपने लेके जाना है खुशी, सस्ती चीज मिली, इसको खुशी में लेके जाना है, लेकिन खुशी को रिकॉर्ड करें सीआरई में। बोले जी एंट्री सीआरई में ले जाएं, बस कोई एंट्री नहीं, एडजस्टमेंट डेबिट सीआरई क्रेडिट। 100% कल वाली एंट्री होमवर्क भी शायद इसी तरह था, होमवर्क में भी था नेगेटिव गुडविल थी। नहीं किया ना चेहरे से पता, कुछ लोगों के चेहरे बहुत अच्छा। एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अच्छा ये बैलेंस शीट में नहीं आप जाने, ये जगह खाली की खाली ही रह जानी है जी। कितनी? सीआरई ने जरा से पंगा लिया, छेड़ा खाने की। सीआरई ने कहा इधर किधर, और गुडविल तू तो इधर होती थी, तू कहां से मेरे पास आ गई, तू तो घूमते घूमते तुम मेरे पास पहुंची हुई गुडविल। मैं कहा छोड़ परे, अपना नहीं बताना, मुझे जगह दे दे। मैं कहा हाँ चल ठीक है बैठ जा। तो लेकिन अगर इधर आती है गुडविल तो फिर गुडविल कहती है चल नस इधर से सीआरई को,
मैं बैलेंस शीट में जा रहा हूं। क्या कॉन्सेप्ट भूल गया? नेगेटिव गुडविल का कॉन्सेप्ट भूल गया? तो उसमें आप सादा सी बात करो। नहीं, एक आधा मिनट, सादा सी बात। आपने 50 रुपए सऊदी किंग को दिए, फर्ज करो एनसीए नहीं है, और जो सब्सिडरी की वर्थ थी वो थी उस वक्त, ये जनरल एंट्री जो मैंने समझाई थी, सब्सिडरी की उस वक्त वर्थ थी वो थी 60। तो बोलो 60 वाली चीज आपको कितने में मिली? 50 में। तो आपको कितने की खुशी हुई? इस 10 की खुशी को मैंने कहा था पॉजिटिव गुडविल ना करो, इसको अदर इनकम में डाल दो। लेकिन पहली 2 क्लासों में मैंने जनरल एंट्रीज करवाई थी, अब जनरल एंट्रीज खत्म करवा दी है, वर्किंग 1 करवाई जाती है इसकी जगह। तो 50 वाली 60 वाली चीज अगर 50 में मिले तो 10 की खुशी। ओके, ओके। रेंट पर मंथ 2 लाख, पेरेंट ने सब्सिडरी को कहा, इधर देखें, पेरेंट ने सब्सिडरी को कहा सब्सिडरी मेरा ऊपर वाला पोर्शन खाली है। सब्सिडरी ने कहा, पेरेंट ने कहा नहीं, तू दिल परेशान है। पेरेंट ने कहा मेरा ऊपर वाला पोर्शन खाली है, तो यूफन कोई खंबा शंबा लगाना है, तुम्हारी मर्जी है, तुम इधर तो लैंड लोन खरीदते रहती हो, खंबे लगाती रहती हो, तो छत खाली है, खंबा खंबा लगाना है तो आ जाए, मैं आपसे किराया ले लूंगी बस, ठीक है। तो अब बीवी जो है वो शोहर की छत पे आके क्या लगाने लगी है? खंबा लगाने लगी है। अच्छा, तो शोहर ने बीवी को बिल्डिंग किराए पे दे दी, शोहर ने बीवी को बिल्डिंग किराए पे दे दी, लेकिन बीवी ने कहा 2 महीने के एंड पे फिलहाल मैं नहीं किराया दूंगी, मैं नहीं दूंगी, फिलहाल मैं नहीं किराया दूंगी, दे दूंगी इंशाल्लाह दे दूंगी, लेकिन फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है। तो बताएं जरा कितने महीने का किराया बनता है? जगह नवंबर को किराए पे दिया 2 महीने का, तो शोहर ने बीवी को बिल्डिंग किराए पे दे दी, तो शोहर का यहां खड़े होकर कितने महीने का किराया लेने का हक है? 2 महीने का। रिसीवेबल में कितना पड़ा होगा? 4 लाख। रिसीवेबल में कितना पड़ा होगा? 4 लाख। और सब्सिडरी की किताबों में पेएबल में 4 लाख। क्या इसको मैं सेफली कह सकता हूं आपस का रिसीवेबल पेएबल? कोई मसला तो नहीं, आपस का रिसीवेबल पेएबल। तो आपस के रिसीवेबल पेएबल तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी एक आपस का रिसीवेबल पेएबल है। आप बता दें पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 4 रुपए का रिसीवेबल नजर आ रहा होगा, रिसीवेबल किराया फ्रॉम सब्सिडरी इन रिस्पेक्ट ऑफ छत प्रोवाइडेड, तो रिसीवेबल आ रहा होगा 4 का। और सब्सिडरी क्या कह रही होगी? रेंट पेएबल टू यू, क्योंकि सब्सिडरी को आप किसी और को तो किराया नहीं देना, रेंट पेएबल टू यू, आपको 4 मिलियन मैंने किराया देना है। तो एक की किताबों में रिसीवेबल आ रहा होगा, दूसरे की किताबों में पेएबल आ रहा होगा, इनको आपस में कैंसिल कर देंगे। एंट्री क्या होगी कैंसिल करने की? पहले रिसीवेबल वाले को कहेंगे तुम तो पैसे ना ले, रिसीवेबल क्रेडिट, बीवी ऑटो पे लगी होगी, क्या कहेगी? पेएबल डेबिट। आखिरी बात, लोन कितना है? 30 रुपए का, 30 मिलियन का लोन दिया ना, देखा था। इस 30 पे कोई ना कोई इंटरेस्ट भी होगा, अगर तो इंटरेस्ट दे चुके हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं, कैश आ गया चला गया। लेकिन अगर अभी तक इंटरेस्ट देना है तो उधार लिया किसने हुआ? जरा मुझे सोच के बताएं सवाल से देख के। लोन ग्रांटेड टू सब्सिडरी है, तो उधार दिए देने वाला कौन है? पेरेंट। और उधार लिया किसने हुआ है? क्या कोई पॉसिबिलिटी पेपर में आ सकती है कि इसके इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल भी हो? अच्छा, रिसीवेबल पेएबल की टेंशन लेनी है या जितना दे दिया उसकी टेंशन लेनी है? रिसीवेबल पेएबल की टेंशन लेनी है। अगर इस सवाल में सब्सिडरी को हम किराए पे देते सितंबर अक्टूबर नवंबर, इसका किराया आ गया होता और खाली दिसंबर का किराया रहता होता, तो फिर कितने महीने का एक दूसरे ने एक दूसरे को दे दिया होता? सितंबर अक्टूबर नवंबर का। बैलेंस शीट में टेंशन किसकी होती है हमें? रिसीवेबल्स और पेएबल्स की। तो दिसंबर के महीने का सिर्फ होता। फिर अच्छा, लोन एग्रीमेंट देखना पड़ेगा कि 6-6 महीने का किराया पे हो रहा है, सॉरी इंटरेस्ट 6-6 महीने का इंटरेस्ट पे हो रहा है, या साल का इंटरेस्ट पे हो रहा है, या क्वार्टर का पे हो रहा है। तो जितने का पेएबल होगा ना, सिर्फ उससे खेलना है आपने, क्योंकि बैलेंस शीट में डेटर क्रेडिटर की टेंशन होती है, रिसीवेबल पेएबल की टेंशन होती है। लॉन्ग टर्म लोन वाज ग्रांटेड टू डीएल ऑन जकम जुलाई 13। लॉन्ग टर्म लोन कितने का है? ऑफ 30। वो तो सवाल के टॉप पे अवेलेबल है ना, क्योंकि इस पे ना परसेंटेजेस लगानी है मैंने, इसलिए लोन तो पता होना चाहिए मुझे। लॉन्ग टर्म लोन वाज ग्रांटेड ऑन साल का पहला दिन। लॉन्ग टर्म लोन हमने दिया उसे साल के पहले दिन। ये लोन का प्रिंसिपल कब वापस होगा? 5 साल बाद। इसलिए कोई प्रिंसिपल इस साल वापस, इसलिए ये कह रहा था 30 और ये भी कह रही थी 30, कोई प्रिंसिपल अभी तक वापस नहीं हुआ।
एंड कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ पेएबल ऑन यकम जनवरी एंड यकम जुलाई ईच ईयर। ये इंटरेस्ट पेएबल कब है? यकम जनवरी और यकम जुलाई। कब कब? हर साल। अगर मैं हर 6 महीने बाद, अगर मैं 30 जून 14 पे खड़े होकर देखूं तो मुझे बताएं कि इस 6 महीने का और इस 6 महीने का पहला इंटरेस्ट कब पे होने? यकम जनवरी को। तो यकम जुलाई 13, यहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट यकम जनवरी को पे हो चुका है। क्या ये बैलेंस शीट में रिसीवेबल पेएबल के तौर पे खड़ा होगा या नहीं खड़ा होगा? अच्छा, मैं ये बातें कहां कर रहा हूं? ये बातें मैं यहां पे खड़े होकर कर रहा हूं 30/14 पे। क्या येलो वाले अरसे का, क्या येलो वाले अरसे का इंटरेस्ट 30 जून की रात को पे हो गया है या अगले दिन पे होना है? असल में इसमें होता है कि 6 महीने का इंटरेस्ट आप पे कर देते हैं 7वें महीने के पहले दिन, और 12 महीने में से आखिरी 6 महीने का इंटरेस्ट पे कर देते हैं 13वें महीने के पहले दिन, यानी अगले साल के पहले दिन। तो एग्रीमेंट मुझे ये बता रहा है, काश अगर इधर 30 जून लिखा होता ना तो मैं इस एडजस्टमेंट को इग्नोर कर देता कि रिसीवेबल पेएबल्स में कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अभी अच्छा, ओहो, कुछ बच्चे क्लास के बाद आते कहते हैं सर, कहते हैं ये दोनों ही पेएबल है सर, ये दोनों ही पेएबल है। ओ भाई तेरी मेहरबानी, खुदा के लिए इतना बड़ा ब्लंडर ना मारो और इस अल्फाज को उस तरह ना पढ़ा करो जिस तरह दिखने में लग रहे हो, कोई अकल भी लगा लिया करो। सर ये तो दोनों मुझे पेएबल लग रहे हैं। ऐसे भी फिरके पैदा हो गए हैं बच्चों के। और ये इसका मतलब होता है रेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि पेएबल हुआ करेगा यकम जनवरी को और पेएबल हुआ करेगा यकम जुलाई को। ये इंटरेस्ट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तो इंटरेस्ट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इसका पे हुआ करेगा यकम जनवरी को और हो गया होगा। और फिर ये जो यकम जुलाई को पे होना है ये किस 6 महीने का होना है? इस 6 महीने का। अब अगर मैं रिसीवेबल और पेएबल को दोनों की बैलेंस शीट से, अच्छा हम अज्यूम करेंगे दोनों ने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सही एंट्रीज कर ली हैं, अनलेस के सवाल कुछ और बता दे। तो दोनों ने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब सही एंट्रीज कर ली हैं। अब सिर्फ मसला क्या यहां खड़े होके कि शोहर क्या कह रहा होगा, मैंने तेरे से 6 महीने के इंटरेस्ट अभी तक लेना है। बीवी कहेगी इंशाल्लाह अगले साल के पहले दिन मैंने तुझे देना है ये इंटरेस्ट। शोहर कह रहा होगा इसका मतलब है साल के एंड पे तो तूने देना है ना, देबल है ना, पेएबल कर लें, देबल कर लें, जो भी है पेएबल है ना। तो शोहर की नजर में येलो वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये वाला अभी तक मैंने इंटरेस्ट इससे लेना है, और बीवी की नजर में भी येलो वाली लाइन परेशानी वाली बात है कि इतने महीने का इंटरेस्ट मैंने अभी देना है। तो अब आप बता दें सिंपल सा, सिर्फ लोन की अमाउंट 30, रेट, लेकिन ये रेट साल का है। मुझे रिसीवेबल पेएबल के एतबार से सिर्फ कितने महीने की टेंशन है? 6 महीने की टेंशन है। अगर क्वार्टरली होता तो शायद 3 महीने की टेंशन होती, लेकिन फिलहाल हमें 6 महीने की टेंशन है। 1.8 को पकड़ के 2 जगहों से फारिग कर दें। किसके करंट एसेट्स में पड़ा होगा इंटरेस्ट रिसीवेबल? पेरेंट। क्या मेरे पास जगह नहीं बची तो मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। 1.8 पेरेंट के इधर से फारिग कर दें और सब्सिडरी की लायबिलिटीज से फारिग कर दें। सवाल मुकम्मल हुआ। उस चीज को मैं करता हूं, ये क्या है? इंटरेस्ट रिसीवेबल रिकॉर्ड हो रहा है, कैंसिल हो रहा है? सेपरेट में रिकॉर्ड हो चुका होगा। और ये क्या है? इंटरेस्ट पेएबल रिकॉर्ड हो रहा है, कैंसिल हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। डन। तो ठीक है, अब जो नहीं हमने आज एडजस्टमेंट्स पढ़ी हैं उनको अगली क्लास के शुरू में आके 5 मिनट देंगे, फिर क्लास 40 पे पूरे आ जाया करें सारे। अच्छा, लोन रिसीवेबल्स भी तो खत्म करें ना। लोन दूध आपने मलाई आपस की कैंसिल कर दी है, दूध के ऊपर दूध अभी तक उधर ही पड़ा है, तो लोन रिसीवेबल भी खत्म करें। -30 और -30 बेहतर है, प्रेजेंटेशन के लिए कर दो आप। अच्छा जी, ये किस किस को देना है? ओहो सर, ये तो अब घिसी पिटी बातें शुरू हो गई। चलो ठीक है, करने दो अब मुझे। बहरहाल ये किस किस को बांटना है? आपने लगे हुए फिक्र नहीं बोल रहे, तो मैंने मार्कर रखा हुआ है। इनटू वो किधर गया है? इशारे वाला, इशारे वाला क्यों बोल रहे हो यार? इतना बोलो। कैरी डाउन 377.58। सर पेपर में हम भी ये कर सकते हैं, उसके लिए अलग क्लासें होंगी। 72, हाँ वो मैं देखता हूँ।
आप लोगों का मूड नहीं फिगर्स लिखवाने का। 230 645.75 9 point 82.37 माइनस 1.8 भी किया। ये सही है कितना 980.00। ऑनलाइन वाला सोच रहे हैं मैं 10 16 नहीं हो रही मेरे कल ना किस तरह की कैलकुलेशन। और भाई प्लस माइनस कर रहे हैं ये लोग। -19 + 7 -1.17 -1.8 162.78 मेहरबानी 376.1625.78 लोन पेबल 200 लोन पेबल 200 अच्छा टोटल फिर भी टैली है हाँ 200 कड्डो भाईजान बॉल पेंट मुंह चो कड्डो। अच्छा नहीं कोई नहीं वो बैकअप पे रखी होती है ना आपने जरा सीम लगे होते हैं बॉल पेंट पे। ओके बच्चों को तो हाँ वर्किंग 8 दिखाने के भाईजान अलग पैसे हैं। वर्किंग 8 कौन सी थी वो तो मिटा दी हुई है। वर्किंग 8 कौन सी थी पता नहीं। ओके रिवाइंड करके देख लो। अच्छा यार ये आई कैप का पेपर देख लें ऑटम 2021 का जो सोल्यूशन है कंसोलिडेशन का। इसमें ये बैलेंस शीट बनी हुई है आई कैप के सोल्यूशन में। भाई एक मिनट इधर नजर मारी यार बाद में नोट कर ली। इसने को पता नहीं मुझे नहीं पता इसे करनी चाहिए। नॉन करंट करंट के खास ख्याल नहीं रखा हुआ। एसेट्स का लस लिखा हुआ है लेकिन इधर नॉन करंट आना चाहिए इधर करंट आना चाहिए। इक्विटी एंड लायबिलिटीज एक ही हेडिंग दे दी है। फिर उसमें शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम CRE NCI लायबिलिटीज। अच्छा ये ना असल में ये टी अकाउंट्स नहीं बनाता आई कैप। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इसने की है वर्किंग 1 टाइप कोई चीज और वर्किंग 1 और 2 जो करते हैं ना उसकी जगह हम वर्किंग 1 ही कर देते हैं खाली। फिर इसने CRE की जो वर्किंग की है तो उसको CRE नहीं लिखा इसने CRE नहीं लिखा। ये टी अकाउंट नहीं बनाता स्टेटमेंट फॉर्म में करता है चीजें। CRE पूरा लिखा है और नीचे भी वो चीजें पूरी लिख रहे हैं। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल और ये चीजें तो आपको नहीं शायद पता अनरियलाइज्ड गेन ऑन डिस्पोजल ये सारी चीजें लिख रहे हैं। और NCI भी इसने पूरा लिखा है और नीचे जो चीजें लिखी हैं वो भी पूरी लिखी हैं। तो पूरा लिख रहा है। मुझे नहीं नजर आ रहा कहीं एक भी उसने एब्रीविएशन यूज की हो सिवाय AL और सब्सिडरी और पेरेंट का नाम। चलें जी ओवर। अब होमवर्क में अगला सवाल इससे जो नीचे वाला